चल मेरी जान, मैं पूरा मेरा घर। ओहो सुबह सुबह दूध लेकर चल पड़ता हूँ घर घर। जितेन साइकिल रोककर कमला काकी के घर आवाज देता है, ए काकी आ जाओ, दूध ले लो। ना भाई, आज जरा आधा लीटर दूध ज्यादा दे देना, मेरी बिटिया को खीर खाने का मन है। हाँ काकी अभी ले लो, बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाना बिटिया को। जितेन फिर से साइकिल लेकर दूसरे घर दूध देने जाता है। अरे जितेन भैया, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे, महीना पूरा हो गया ना। हाँ चाची, आपका हिसाब हमेशा साफ रहता है। और तुम गांव में सबसे सस्ता और सबसे समय पर दूध देते हो, हमारी भी जिम्मेदारी है कि पैसे समय पर दे। आपका धन्यवाद चाची। अच्छा मैं चलता हूँ। उधर जितेन अपना सारा काम खत्म करके घर पहुंच जाता है। अरे आप आ गए, आज देर हो गई आपको? साइकिल का टायर पंचर हो गया था, ठीक कराने में देर हो गई। और मोटर गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? ताकि गांव वाले सोचे कि मैं गरीब हूँ, नहीं तो शक करेंगे कि पैसा कहाँ से आया। अगले दिन जितेन तबेले में जाता है और दूध में अरारोट मिलाने लगता है। तभी राधा आती है। अरे ये हमारे इस्तेमाल का दूध है, इसमें अरारोट क्यों मिला रहे हैं? कितनी बार कहा है हमारे काम का दूध अलग रखना, यहाँ सिर्फ बेचने वाला दूध रखता हूँ, मिलावटी दूध। गांव वालों को मेरे असली रूप का कभी पता नहीं चलेगा। सबको पता है कि सिर्फ दूध बेचकर कोई इतना धनवान नहीं बन जाता, समझी राधा? दूध बेचने से इतना पैसा कहाँ आता है कि कोई मोटरसाइकिल खरीद सके। अब तू ही बता, अगर हम सिर्फ शुद्ध दूध बेचे तो हमें क्या फायदा होगा? रोज हमारी गाय मुश्किल से 20 लीटर दूध देती है, लेकिन जब हम उसमें मिलावट कर देते हैं तो वही 20 लीटर 40 बन जाता है, और किसी को जरा भी शक नहीं होता। सबको लगता है कि हम तो बेचारे गरीब सीधे साधे दूध वाले हैं, पर असल कहानी तो कोई और ही है। जी जी, माफ कर दीजिएगा, अब से घर का दूध यहाँ नहीं रखूंगी। जितेन की धोखेबाजी की गाड़ी तो बड़े मजे से चल रही थी, लेकिन एक दिन उस गाड़ी में सवार होने के लिए कुछ और यात्री भी आ गए। अगले दिन जब जितेन फिर से दूध बेचने निकल रहा था, तभी रास्ते में उसकी साइकिल का टायर अचानक से पंचर हो गया, और वहीं से उसकी मुसीबतों की एक नई कहानी शुरू हो गई। जितेन तुरंत साइकिल घसीटते हुए पप्पू की दुकान पर पहुंच जाता है। पसीना पोंछते हुए बोला, फिर पंचर हो गया, ये साइकिल नाक में दम कर रखी है। अरे जितेन, तुम्हारी साइकिल का क्या भरोसा, रोज ही कोई ना कोई नाटक करती है। अब तो नई साइकिल ले ही लो, हम थक गए पंचर बनाते बनाते। बस 5 मिनट लगेंगे, सामने पप्पू भजिया वाले के पास बैठ जाओ। इतना कहकर दुकानदार मरम्मत में लग गया। थक हार कर जितेन इस बार भजिया वाले की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। गर्म तेल में तले जा रहे भजियों की खुशबू हवा में फैल रही थी। जितेन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, भाई जरा भजिया देना, आज पर सुबह से ही दिमाग खराब है। दुकानदार ने भजिया पलटते हुए हंसकर जवाब दिया, क्या हुआ जितेन, फिर वही साइकिल की झंझट शुरू हो गई क्या? अरे भाई, आज फिर साइकिल पंचर। लाओ भैया, एक प्लेट भजिया दे दो। सामने रमेश और सुरेश बैठे थे, देखने में गुंडा वसूली भाई टाइप, भारी भरकम शरीर, आंखों में तिरछी नजरें और हाथ में गरम गरम भजिया। अचानक उसके मुंह में एक तेज मिर्च का टुकड़ा चला गया और वो तुनक कर बोला, ए पप्पू, ये क्या बनाता है रे तू? मिर्च डालता है या बारूद? मुंह जला दिया मेरा, थोड़ा संभाल कर तल नहीं सकता क्या? भट्टी के पास बैठा पप्पू भजिया तल ही रहा था कि तेज आवाज सुनकर घबरा कर एकदम खड़ा हो गया। ए पप्पू, पानी ला जल्दी, दिख नहीं रहा, आदमी का मुंह जल गया है। भैया पानी तो खत्म हो गया, अभी अभी आखिरी गिलास रमेश भैया को दिया था। जितेन ने बिना देर किए दूध की कैन खोली, जल्दी से एक गिलास भरा और सुरेश के सामने कर दिया। सुरेश ने गुस्से में ही गिलास पकड़ लिया और एक ही सांस में पूरा दूध खड़क गया। मुंह अब ठीक लग रहा है, लेकिन ये दूध बड़ा स्वादिष्ट है रे, कुछ अलग ही टेस्ट है इसका, पहले कभी ऐसा नहीं पिया। उसकी बात सुनकर जितेन के माथे पर हल्की शिकन पड़ गई, जैसे किसी ने उसके राज पर उंगली रख दी हो। जितेन खामोशी से अपनी साइकिल लेकर रास्ते पर बढ़ ही रहा था
कि अचानक सामने सुरेश और रमेश खड़े हो गए। दोनों ने रास्ता पूरी तरह रोक लिया, आंखों में वही भारी डर पैदा करने वाली नजरें। तभी सुरेश ने आगे बढ़कर धीमी पर धमकी भरी आवाज में कहा, ए जितेन, अभी अभी जो दूध पिलाया था ना, उसका टेस्ट बड़ा अलग था। कहीं उसमें कुछ मिलाया विलाया तो नहीं था? सच्चाई बता दे बेटा, वरना हम दोनों को पता लगाना भी आता है और समझाना भी। अरे हम तुम्हारा धंधा बंद नहीं कर रहे, बल्कि बढ़ाएंगे। बस अपने दूध में ये पाउडर मिला देना। सुरेश पाउडर की पुड़िया देता है। ये नशे वाला तो नहीं? ना बाबा, मैं कभी नहीं मिलाऊंगा नशा, कसम से कह रहा हूं, दूध एकदम साफ था। देख, इसमें भी तेरा ही फायदा है। तेरा दूध डबल बिकेगा और रातों रात अमीर हो जाएगा तू। बस हर कैन में एक छोटी सी पुड़िया मिला देना, टेस्ट वही रहेगा, ऊपर से और ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा लोगों को। समझा ना जितेन? डबल मुनाफा, ना कोई पकड़ेगा ना किसी को पता चलेगा। बस एक पुड़िया एक कैन में, और तू हमारी तरह पैसा ही पैसा। जितेन पहले तो डर के मारे चुप खड़ा रहा, लेकिन रमेश सुरेश की बातों ने उसके मन में कुछ और ही हलचल पैदा कर दी। डबल मुनाफा, रातों रात अमीर, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। धीरे धीरे उसके चेहरे का डर बदलकर लालच में बदलने लगा। उसने मन में सोचा, अगर सच में ऐसा हो जाए तो इतना पैसा, इतनी कमाई कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। उसकी आंखों में चमक आ गई और भीतर कहीं लालच ने जोर से आवाज मारी, पैसा और ज्यादा पैसा। ठीक है भाई, दे दो। अब हम 15 दिन बाद इसी जगह पर मिलेंगे। जितेन वहां से पुड़िया लेकर घर चला जाता है। जब जितेन दूध में पुड़िया मिला रहा था, तभी वहां पर राधा आ जाती है। अरे अरे, अब ये क्या मिला रहे हो? ये है जल्दी से अमीर होने का शॉर्टकट। अरारोट मिलाना अब बहुत हो गया। देखो कितनी जल्दी हम अमीर हो जाते हैं। मैं तो बहुत ही धन्य महसूस कर रही हूँ। आप जैसे समझदार इंसान से शादी करके मैं सच में बहुत खुश हूँ। काश मैं भी ऐसा होता। कुछ कहा आपने? ठीक उसी तरह जितेन दूध में पुड़िया मिलाकर अपना धंधा चला रहा था। 15 दिन गुजर गए और उसने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। उसका ये कारोबार रोजाना की तरह चलता रहा। फिर एक दिन जैसे ही वह दूध बेचने निकलता है, वह कमला काकी के घर के बाहर साइकिल रोकता है और आवाज लगाता है, ताकि आ जाओ, दूध ले लो। अंदर से अमित निकलता है। दूध मुझे दे दो। ये कौन है काकी? ये मेरा भतीजा है, शहर से आया है, पुलिस में नौकरी करता है। ये सुनते ही जितेन के हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर गया। अरे क्या हुआ जितेन, इतने घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं काकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे दूसरे तो दूध देते जाओ। अरे आज दूध खत्म हो गया, मैं कल आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये जितेन को क्या हो गया? इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। काकी, उसने कहा ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप बेकार में क्यों चिंता कर रही हैं? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर उस पुलिस वाले को सच का जरा सा भी पता चल जाता तो मेरी तो मुश्किल ही बन जाती। बाकी की जिंदगी शायद जेल में ही काटनी पड़ती। अरे क्या बात है जी, इतनी हाफ क्यों रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? और हाँ, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? कहीं फिर से कुत्ते पीछे तो नहीं पड़ गए? अरे जाओ यहाँ से, अपना काम करो। जरा सी भी चुप नहीं रहती तुम। सिर वैसे ही दर्द से फटा जा रहा है। चलो चाय ही बना दो, कम से कम इससे तो आराम मिलेगा। इतने में अमित घर पहुंच जाता है और उसे देखते ही जितेन के भीतर हल्का सा झटका सा दौड़ जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। बुआ जी ने दूध मांगा है, इसलिए तुम्हारे घर आया हूँ। हाँ हाँ, अमित जी बैठिए। राधा जरा इन्हें चाय दे देना, ये काकी के भतीजे हैं। मैं तब तक तरेले से दूध लेके आता हूँ। आज तो काकी को शुद्ध दूध ही देना पड़ेगा, नहीं तो अमित को तुरंत शक हो जाएगा। लेकिन अगर दूध बिल्कुल साफ हुआ तो काकी को स्वाद बदलने का एहसास हो जाएगा और तब तो वही मुझ पर शक करने लगेगी। जितेन तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उधर राधा अमित के लिए चाय बनाकर दे चुकी थी। इसी बीच जितेन खाली हाथ वापस आया और बहाना बनाते हुए बोला, अरे माफ करना अमित जी,
आप इतनी दूर से आए और आज दूध ही नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत था वो भी इस गर्मी में खराब हो गया, और ऊपर से गाय भी इन दिनों कम दूध दे रही है, इसलिए दे नहीं पा रहा हूं। अरे बुआ जी को मैंने तो कहा था कि हम किसी पास वाले से भी दूध ले सकते हैं, लेकिन उनकी जिद थी कि दूध तो बस आपसे ही लेना है। उन्हें आप पर पूरा भरोसा है, पता नहीं क्यों। आखिर ऐसा क्या है इस दूध में? पूरा गांव आपकी ही तारीफ करता फिरता है। मैंने तो बहुत दूध वालों को देखा है, पर किसी की इतनी वाहवाही कभी नहीं सुनी। कुछ तो बात है। चाय नाश्ता करने के बाद अमित खाली बर्तन लेकर चला गया। उसके जाते ही राधा का चेहरा बेचैनी से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जितेन ने झूठ क्यों बोला और दूध क्यों नहीं दिया। आखिरकार वे जितेन से पूछ ही बैठी, ऐसा क्यों किया आपने? वो आदमी पुलिस वाला है। अगर उसे दूध का असली राज पता चल गया तो मेरी तो शामत आ जाएगी। जब तक वो गांव में है मैं दूध बेचने नहीं जाऊंगा, वरना मुझे देखकर उसे शक हो जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे कामों में दखल मत दिया करो। हर बात में बीच में पड़ना अच्छी बात नहीं होती। राधा घबराकर चुप हो गई। उसी डर में 4 दिन बीत गए। 4 दिन बाद जितेन ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलकर गांव का हाल देखने चला गया कि वो पुलिस वाला तब गया या नहीं। लेकिन जैसे ही वह रास्ते पर पहुंचा, अचानक सामने से रमेश और सुरेश आते दिखाई दिए। दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी नई मुसीबत का दरवाजा खुलने वाला हो। और जितेंद्र, इतने दिन हो गए तुम हमसे पुड़ी लेने ही नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम किसी और से लेने लगे हो? अरे नहीं भैया, बात वैसी नहीं है। गांव में एक पुलिस वाला आया हुआ है, इसलिए मैं इन दिनों कारोबार पर निकल ही नहीं रहा। उसके रहे दूध बेचने जाना मतलब अपनी ही मुसीबत बुलाना है। इसी तरह कुछ दिन तक जितेन और गुंडे भी बिल्कुल चुपचाप पड़े रहे। जितेन गांव वालों को भी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर दूध देने से कतराता रहा। फिर एक दिन उसने देखा कि पुलिस वाला कहीं जाने की तैयारी में है। बस फिर क्या था, जितेन धीरे धीरे उसके पास गया और पूछने लगा, अमित भैया इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े? जितेंद्र भाई, आज मेरी सुबह की ट्रेन है, अचानक निकलना पड़ रहा है। अगली बार जब आऊंगा ना तो तुम्हारे यहाँ का शुद्ध दूध जरूर चखूंगा। इतना कहकर अमित चला गया और जितेंद्र की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह फटाफट साइकिल उठाकर तबेले की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका माथा ठनक गया। राधा पहले से ही दूध निकालकर उसमें पुड़िया मिला रही थी। यह देखकर जितेंद्र गुस्से से चिल्लाया, राधा, कितनी बार कहा है तुम्हें, मेरे काम में बार बार दखल मत दिया करो। समझ में नहीं आता क्या? मैंने सोचा इतने दिनों से आप काम पर नहीं गए, आज आपको भेज दूंगी। और आप ही है कि मुझे ही डांटते रहते हो। लो, आपकी मदद ही कर रही थी और आप है कि उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। जितेन ने राधा को दूध में एक पुड़िया मिलाते हुए देख तो लिया था और वह वही दूध लेकर गांव में बेचने निकल गया। लेकिन उसे क्या पता, राधा ने गुस्से ने एक नहीं पूरे 5 पुड़िया दूध में मिला दी थी। दूध बेचकर जब जितेन वापस घर लौटता है, आज तो बहुत दिनों बाद काम पर गया, सच कहूं तो मजा ही आ गया। तभी अचानक अमित ने उसके कॉलर पर हाथ रख दिया। जितेन घबरा गया और छत से खड़ा हो गया। अरे, आपकी तो आज ट्रेन थी। मेरी ट्रेन तो कैंसिल हो गई और अब तो आपकी ट्रेन पकड़ने का वक्त आ गया है। मैं जैसे ही गया था तुम एकदम ठीक हो गए, वहीं से मुझे तुम पे शक हो गया था। इतना जोर का नशा आखिर दूध में कौन मिलाता है? चाय की एक घूंट लेते ही मेरा तो सर घूमने लग रहा है। जितेंद्र, सुरेश और रमेश तीनों को ही उनकी करतूतों की वजह से जेल हो गई। पूरा गांव अब उन्हें ईमानदार दूध वाला नहीं बल्कि लालच में अंधा दूध वाला कहकर याद करता है। लोग जब भी जालसाजी की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर जितेंद्र का नाम जरूर लेते हैं। लालच इंसान को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। झूठ और मिलावट से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता और सच एक दिन सामने आ ही जाता है।